हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा और आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को थ्री फेस इंडक्शन मोटर पढ़ाया था और बच्चों मैंने लगभग थ्री फेस इंडक्शन मोटर के सारे कंटेंट्स आपको कंप्लीट करा दिए थे। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, जिसको बच्चों शार्ट में हम एफएचपी के नाम से बोलते हैं। FHP फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर। ठीक है बच्चों, इसको हम फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर के नाम से भी जानते हैं, सिंगल फेज मोटर का। बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा है सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब एक ऐसी मोटर जो सिंगल फेज की सप्लाई से चलेगी। मतलब इससे पहले जो बच्चों हमने कंप्लीट किया था वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को कंप्लीट किया था। ठीक है, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या थी बच्चों, जिसके लिए हमें थ्री फेज सप्लाई चाहिए थी, यानी तीन फेज चाहिए था, RYB। यानी थ्री फेस इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हमें स्टेटर पे थ्री फेस सप्लाई देनी पड़ती थी, तब इसका बच्चों रोटर हमको मूव करता था। यानी अभी तक की जो कहानी थी यहाँ तक चली थी। ठीक है बच्चों, कि ये जो मेरा अगर थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बात करें बच्चों, तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का ये क्या है, हमारा स्टेटर और रोटर होता था। और इस पे बच्चों हम क्या करते थे, सप्लाई देते थे, थ्री फेस सप्लाई। और सिंगल फेस का मतलब क्या है बच्चों, एक ऐसी मोटर जिसको सिंगल फेस सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, AC सप्लाई। ठीक है, देखो फेज DC में तो हम फेज की बात नहीं करते, प्लस माइनस पढ़ते हैं, फेज की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे बच्चों आप बोलेंगे तो हमको सिंगल फेज का मतलब एक फेस और एक न्यूट्रल होने वाला है। देखिए, फेस और न्यूट्रल, यह है सिंगल फेस। अगर सिंगल फेस के बारे में कुछ बात करें तो भारत का, इंडिया का जो स्टैंडर्ड सिंगल फेज वोल्टेज होता है बच्चों, इसको जान लेते हैं। स्टैंडर्ड अगर बात करें इंडिया का बच्चों मानक सिंगल फेज वोल्टता यानी वोल्टेज तो 230 वोल्ट। ये आपके कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया यानी भारत का, ठीक है, इंडिया मतलब बच्चों भारत, कहेंगे सर जी ये तो पता ही है हमको देखो, भारत का जो बच्चों मानक वोल्टता होता है सिंगल फेज का, वो 230 वोल्ट होता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव आप आगे जाके कंपटीशन प्रिपरेशन करने वाले हैं तो इसके लिए रेडी है। थ्री फेस का या टू फेस का पूछे तो 415 वोल्ट हम बताते हैं, कुछ बुकों ने 400 वोल्ट ही कंसीडर करके रखा था। ठीक बच्चों, तो ये चीज़ें हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था थ्री फेस इंडक्शन मोटर। और बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बच्चों टेस्टिंग के बारे में हमने बोला था। ठीक है, यानी टेस्टिंग के बारे में हमने बताया था कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग करते हैं, नो लोड और फुल लोड टेस्ट, यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट। दो टाइप के टेस्ट हमने पढ़े थे। और नो लोड टेस्ट के द्वारा हमने देखा था नो लोड करंट, नो लोड पावर फैक्टर, मैग्नेटाइजिंग करंट जो थी उसको निकाले थे, वर्किंग कंपोनेंट्स को फाइंड किया था। अरे नो लोड कंडीशन में कॉपर लॉस, आयरन लॉस, विंडेज लॉस और आपके बच्चों फ्रैक्शनल लॉसेस को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें एडी करंट लॉस को निग्लेजिबल मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि नो लोड करंट को हम निग्लेजिबल अगर मानते हैं तो एडी करंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर में हम नो लोड करंट को निग्लेजिबल मान सकते हैं, बट थ्री फेस इंडक्शन मोटर में ये 30 से 40% करंट होती है फुल लोड करंट की, तो इसको निग्लेजिबल हम आसानी से नहीं मान सकते। अगर माने तो कंडीशंस अगर दी जाए तो आपको बताना है। ये चीज़ें बच्चों हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। और फुल लोड टेस्ट हमने बोला था, ब्लैक रोटर टेस्ट में क्या होता था, रोटर को हमें किसी मैकेनिकल के थ्रू उसको लॉक कर देना होता है, रोटर घूमे ही ना। जब उस कंडीशन में थ्री फेस सप्लाई देते थे तो बच्चों उस कंडीशन में कौन जो भी कॉपर लॉसेस आते थे उसको हम फाइंड करते थे, जितने भी उसकी इफिशियंसी, मशीन की इफिशियंसी कितनी होती थी, हर एक चीज़ हमने बच्चों फाइंड किस तरह से करना है हमने बताया था प्रीवियस के लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं FHM, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल हार्स पावर या फिर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर या फिर एक कलीय प्रेरण मोटर बच्चों। ठीक है, तो चलिए थ्री फेस और सिंगल फेस में अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली, अगर घरेलू आपके घरों में सबसे ज़्यादा जो यूज होती होगी वो बच्चों आपको दिखता होगा सिंगल फेस। लेकिन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली मशीन होती है थ्री फेस, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोड, हैवी लोड होते हैं और हमारे घर का जो लोड होता है कम। आप कहोगे सर जी सिंगल फेस मोटर हमने देखा कहाँ है, आपका जो सीलिंग फैन है, आपके घरों का सीलिंग फैन जो पंखे दीवार से लटकते होते हैं, पंखे में देखा होगा। आपका मिक्सर मशीन है, आपकी जो आपके बच्चों वो क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन है, उसके बाद आपके पास जो ग्राइंडर मशीन, मिक्सर है, हर जगह बच्चों आपका मैक्सिमम जगह आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के
एप्लीकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों देखिए इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जा रहा है। सिंगल फेस मोटर कुछ ऐसी होती हैं जो कम्यूटेटर टाइप की होती हैं, कुछ ऐसी मोटरें होती हैं जिसमें कम्यूटेटर नहीं लगा होता है, कम्यूटेटर नॉन कम्यूटेटर टाइप की सिंगल फेस मोटर होती हैं। वो जब हम सिंगल फेस मोटर के हम कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि सिंगल फेस मोटर क्या है, यानी सिंगल फेस मोटर। सिंगल फेस मोटर देखिए बच्चों, सिंगल फेस मोटर क्या है कि एक ऐसी मोटर है जो कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो पहला थ्री फेस और सिंगल फेस की अगर कंपैरिजन अगर लिखने को आ जाए तो बच्चों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टार्क भी बच्चों कम होता है थ्री फेस के अपेक्षा, और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बच्चों जो होती है आपकी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। यानी क्या लिखोगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक बच्चों, तो पहला देखिए क्या होता है, सिंगल फेस जो मोटर होती है बच्चों वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। और सिंगल फेस मोटर भी बच्चों अगर बात करें कि सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बच्चों बनाया जाता है, होती नहीं है, लेकिन हम इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है बच्चों कि फेज स्प्लिट करने का मतलब होता है कि इसके फेज को बाइंडिंग में बांट देते हैं। सिंगल ना बाइंडिंग करके हम डबल बाइंडिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। और कुछ और तरीके होते हैं जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करके बनाया जाता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आ जाती है आपकी, वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, ये अलग अलग टाइप के बच्चों हम थ्री सिंगल फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात। और सिंगल फेज मोटर जो बच्चों होती है उसकी जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो भी बच्चों थ्री फेज के अपेक्षा कम होता है। अगर समान एचपी की हैं, समान एचपी की थ्री फेस तथा सिंगल फेस मोटर में से सिंगल फेज आप ऐसे लिख सकते हो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादा करंट लेती है। ध्यान देना बच्चों, अगर आपके पास एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर है और एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, दोनों की बच्चों जो है पावर रेटिंग सेम है। देखिए ध्यान दीजिए, थ्री फेस इंडक्शन मोटर और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की जो एचपी, समान एचपी मतलब समान पावर रेटिंग, सेम पावर रेटिंग, सेम पावर रेटिंग, दोनों की समान पावर रेटिंग है। ठीक है बच्चों, सेम पावर रेटिंग की समान पावर रेटिंग मतलब अगर देखा जाए कि जो आपकी सिंगल फेस बच्चों मोटर है वो भी 5 एचपी की है, और जो एचपी की है और थ्री फेस मोटर है बच्चों वो भी अगर मान लो 5 एचपी की है। ठीक है, दोनों मान लो समान एचपी की है, मैंने मान लिया, ऐसा नहीं कि सिंगल फेस की मोटर 5 एचपी का ले रहा हूँ, मैंने ऐसा लेट किया है। तो बच्चों अगर हम देखें थ्री फेस पावर की बात करते हैं, पी बराबर, तो आपने पढ़ा होगा √3 VL IL cos phi। व्हाट इज cos phi? द पावर फैक्टर इज द लाइन करंट इज द फेज लाइन वोल्टेज, दिस इज √3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों लाइन करंट जो निकलेगी आपकी P अपान √3 VL IL cos phi। आई बात समझ में। और सिंगल फेस का अगर बच्चों पावर, एसी पावर की बात करो तो P बराबर होता है VI cos phi। तो बच्चों यहाँ से I बराबर आ जाएगा P अपान V cos phi। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो ये जो टर्म है नीचे वाला हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और यहाँ भी हर देखा जाए तो बच्चों ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है इसके अपेक्षा। ये अगर इन दोनों का तुलना कराएं तो बच्चों देखो इतनी वैल्यू तो यहाँ भी लिखी है, इतनी वैल्यू तो यहाँ भी लिखी है, सॉरी यहाँ आई नहीं रहेगा ना, आई तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे इतनी वैल्यू तो यहाँ भी लिखी है, इसका मतलब ये कम है। इसका मतलब क्या बच्चों, ये कम है। और देखिए ये अगर हमारा बच्चों कम है और ये ज़्यादा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा है बच्चों वो क्या करेगी, कम लेगी करंट, और डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो ज़्यादा लेगी करंट। पावर तो मैंने सेम रखा है, पावर को क्या रखा मैंने, कांस्टेंट माना, दोनों के लिए पावर सेम है। तो बच्चों दो अगर मोटर हमारे पास सिंगल और थ्री फेस की हैं
तो सिंगल फेस वाली जो मोटर होती है वो बच्चों ज़्यादा पावर लेती है, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों की समान एचपी की होनी है, सेम पावर रेटिंग की होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज़ें समझा। और क्या लिखेंगे, थ्री फेस इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की दक्षता कम होती है, यानी लो इफिशियंसी। लो इफिशियंसी बच्चों इसकी क्या होती है, दक्षता कम होती है। लो इफिशियंसी यानी कम दक्षता, यानी जो बच्चों आपके थ्री सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो थ्री फेस की अपेक्षा बच्चों क्या होता है, इसका जो कह सकते हैं कि दक्षता होती है, दक्षता मतलब आउटपुट बटे इनपुट। इफिशियंसी का मतलब होता है बच्चे, जैसे आपने इनपुट 5 लगाया और आउटपुट 10 मिला तो इफिशियंसी बढ़ गई। अगर 5 रुपये लगाया मतलब 5 खर्च किया आपने क्वांटिटी और 2 क्वांटिटी मिल रही है, 5 रुपये खर्च करके 2 रुपये कमाया तो आपकी इफिशियंसी घट गई, क्योंकि आउटपुट कम मिला, इनपुट ज़्यादा था। तो जब आउटपुट ज़्यादा हमको मिलता है बच्चों इनपुट के अपेक्षा, तो हमारी इफिशियंसी बेटर होती है। तो बच्चों अगर थ्री फेस की अपेक्षा बात करें तो इफिशियंसी कम होती है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, तो सिंगल फेस की जो इंडक्शन मोटर होती है स्टार्टिंग टार्क भी कम मिलता है। लो स्टार्टिंग टार्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क बच्चों यहाँ पे भी लो स्टार्टिंग टॉर्क। थ्री फेस इंडक्शन मोटर जैसे आपने देखा था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जो थ्री फेस में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती थी बच्चों, उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे रोटर पे रजिस्टेंस लगाने का सुविधा थी। यानी रोटर पे रजिस्टेंस लगाकर हम जितना ज़्यादा रजिस्टेंस को बढ़ाते थे, कुछ आपको याद होगा तो बच्चों हमने कुछ इस तरह का ग्राफ खींचा था। देखिए कुछ इस तरह का हमने ग्राफ खींचा था, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह का हमने ग्राफ खींचा था और मैंने बोला था जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ये स्टार्टिंग टार्क हमारा बच्चों बढ़ता जाता है। तो आपको पता होगा कि ये जो स्टार्टिंग टार्क, मैक्सिमम टार्क पर देखिए कोई प्रभाव नहीं होता, मैक्सिमम जो टार्क होता है तो सेम रहता है, लेकिन ये जो टीएसटी है जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं टीएसटी भी हमारा बच्चों बढ़ता जा रहा है। यानी कि हमें रोटर पे रेजिस्टेंस लगा के उस पर रोटर पे बच्चों क्या कह सकते हैं कि जो रोटर था उस पर हम अलग से रेजिस्टेंस जोड़कर, प्रतिरोध जोड़कर हम क्या करते थे, उसकी स्टार्टिंग टार्क प्रारंभिक बल गुण को बढ़ा देते थे। लेकिन बच्चों अगर यहाँ थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बात करें तो वहाँ पे वो कंडीशन होती थी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सिर्फ और सिर्फ आप जो यहाँ पे रोटर यूज करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे अगर देखिए सभी के लिए नहीं, कुछ ऐसी मोटर हैं जैसे शेडेड पोल मोटर है, जो रोटर यूज करेंगे बच्चों हम वो करेंगे स्क्वायरल केज पिंजरा प्रारूपी रोटर ही यूज करने वाले हैं, जो कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में लगभग आपको पढ़ाया गया था। ठीक बच्चों, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है कि सिंगल फेस मोटर और थ्री फेस मोटर में सिंगल फेस मोटर जो होती हैं बच्चों सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती हैं। ठीक है, ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेंगी, ये तो कहानी है क्योंकि इंडक्शन मशीन है। तो चलिए इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन ये जरूर लिखना आपको कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की दक्षता कम होती है, इसको स्टार्टिंग टार्क भी बच्चों बहुत कम होता है, पावर फैक्टर भी बहुत कम होता है बच्चों। अगर हम देखें पावर फैक्टर भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का बच्चों पावर फैक्टर भी हमारा बहुत ही खराब होता है। शक्ति गुणक जिसको बोलते हैं बच्चों, शक्ति गुणक पावर फैक्टर भी हमारा क्या होता है बच्चों यहाँ पे कम होता है। लो पावर फैक्टर पे काम करती हैं बच्चों, क्या किस पे कार्य करती हैं, लो पावर फैक्टर पे। लो पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लो पावर फैक्टर पर कार्य करती हैं। यानी ये जो आपकी बच्चों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती हैं वो लो पावर फैक्टर पे काम करेंगी। ठीक है, और इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो भी बहुत ही खराब होता है बच्चों, यानी स्पीड रेगुलेशन भी खराब होता है। स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन नियमन बोलते हैं रेगुलेशन। अगर बच्चे बात करें स्पीड रेगुलेशन की तो ये भी खराब होता है। तो ये एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के कुछ डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है बच्चों वो अगर सेम हार्स पावर की थ्री हार्स पावर के बराबर है तो ज़्यादा करंट लेगी। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बच्चों की जो पावर फैक्टर होता है वो कम पावर फैक्टर पे काम करती हैं, लो पावर फैक्टर पे काम करती हैं। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की बच्चों अगर बात करें इफिशियंसी भी कम होती है, स्टार्टिंग टार्क भी बच्चों बहुत कम होता है, स्पीड रेगुलेशन भी लगभग खराब होता है। ठीक बच्चों, तो ये हमारे एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के डिसएडवांटेज हैं। इसी के अपोजिट लिख दिया जाए तो उसके थ्री फेस के हमारे एडवांटेज हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखा जाए कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जो हम हैवी लोड के लिए यूज करते थे, लेकिन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अगर एप्लीकेशंस के बारे में बात करें कि ये यूज कहाँ की जाती हैं बच्चों, तो सिंगल फेस की मोटरें जो बच्चों हमारी यूज होती हैं वो आपके फैन, सीलिंग फैन हो गया, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप की मशीनें पढ़ाई जाती हैं। जैसे आपको शेडेड पोल मोटर का यूज कहाँ होता है, उसके बाद यूनिवर्सल मोटर पढ़ेंगे बच्चों। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर हम पढ़ेंगे जिसको एसी सप्लाई डीसी सप्लाई दोनों से चलाया जा सकता है। जैसे मिक्सर वगैरह में बच्चों आपके यूनिवर्सल मोटर ही यूज होती है।
तो मज़ा आने वाला है। सिंगल फेस मोटर जो होगी वो आपके घरेलू, अभी तक बच्चों जो 3 फेस इंडक्शन मोटर पढ़ा वो आपको देखने के लिए प्रैक्टिकली नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो हम मोटर पढ़ने वाले हैं बच्चों वो सिंगल फेस मोटर आपके प्रैक्टिकली अभी लाइफ में आपके घरों में ये मोटरें आपको उपलब्ध रहेंगी, जैसा सीलिंग में जो मोटर लगती है वहाँ पे। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंगल फेस मोटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जल्दी से इसको नोट कर लेना है आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं कि सिंगल फेस मोटर के बारे में। चलिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बात बच्चों कि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ये इसका डिसएडवांटेज है कह सकते हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर के पीछे। तो अगर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को बच्चों सेल्फ स्टार्ट बना, फ्रैक्शनल हार्स पावर के नाम से भी जानते हैं इसको, तो अगर हम बात करते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को बच्चों हमें क्या करना है, सेल्फ स्टार्ट बनाना है, तो बच्चों हमें फेज को स्प्लिट करना पड़ता है। फेज को स्प्लिट करने का मतलब जो बाइंडिंग है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक तोड़ मतलब 2 पार्ट्स में बांटना पड़ता है, और दोनों का डिफरेंस हमें कितना रखना पड़ता है बच्चों, और 90 डिग्री रखना पड़ता है। देखिए हम समझते हैं बच्चों, अगर क्या होगा सिंगल फेस की आपकी अगर मोटर होती और उसमें आप क्या देंगे बच्चों, सिंगल फेस सप्लाई देंगे। अगर किसी मोटर में आप सिंगल फेस सप्लाई देते हो तो देखिए जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव साइकिल, देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज बने पॉजिटिव टार्क मिलेगा आपको, पॉजिटिव टार्क मिलेगा बच्चों, उतना ही आपको नेगेटिव टार्क मिल जाएगा, उतना ही आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव साइड में टॉर्क मिलेगा। तो नेट टॉर्क आपका शून्य हो जाएगा। मशीन को जितना पॉजिटिव टार्क मिल रहा है उतना ही नेगेटिव टार्क मिल रहा है। जबकि 3 फेस इंडक्शन मोटर जब हमने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था 3 फेस इंडक्शन मोटर की जो बाइंडिंग होती थी बच्चों, कुछ याद होगा आपको, तो 120 डिग्री पे हम करते थे, 120 डिग्री पे, ठीक है बच्चों, 120 डिग्री पे हम करते थे। अगर आपको याद है कि RYB का फेज शिफ्ट कितना रहता था, 120 डिग्री पे करते थे। क्यों करते थे, अगर हम फेजर की बात करते थे तो अगर मेरा R यहाँ से स्टार्ट होता था तो Y 120 डिग्री से हमारा कुछ स्टार्ट होता था इस तरह से, ठीक है बच्चों, यानी इस तरह से हमारा स्टार्ट होता था। B 240 यानी 240 डिग्री से स्टार्ट होता था, तो यानी 180 240 कुछ यहाँ से स्टार्ट होता था, मतलब इस तरह से यहाँ से, यानी ये कुछ करके स्टार्ट होता था। तो हमने ये चीज़ें आपको लगभग बता दिया था बच्चों 120, और ये सारा कुछ आपका लगभग कंप्लीट करा दिया था मैंने, ठीक है, कि 3 फेस इंडक्शन मोटर और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है हमारी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि वहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जा रहा था, लेकिन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के द्वारा हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, कि जितना देखो पॉजिटिव साइकिल में देखो बच्चों बन रहा है टॉर्क, उतना ही नेगेटिव साइकिल में टॉर्क, में नेट टॉर्क जीरो। तो मशीन क्या होगी, न तो इस दिशा में घूमेगी न तो इस दिशा में घूमने वाली है, ठीक है। ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमें चाहिए वो जीरो है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स आपको जीरो मिल रहा है, ठीक है। हमें रिजल्टेंट फ्लक्स को चाहिए, देखिए सबसे फेरासिस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था, जो उन्होंने कहा था कि अगर कोई सिंगल फेस की इंडक्शन मोटर है, आप अगर उसमें सिंगल फेस बच्चों सप्लाई दोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान समझिएगा, यानी यदि फेरासिस का सिद्धांत क्या कहता है, जिसको हम आगे जाके डबल रिवॉल्विंग थ्योरी पढ़ते हैं, इसी थ्योरी की सहायता से हम बच्चों किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उसका रिजल्टेंट फील्ड हम ज्ञात करते हैं। देखिए क्या करते हैं, यदि किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर सिंगल फेज की सप्लाई दिया जाता है तो उसमें एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है बच्चों। उसमें क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। देखो यही बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सिंगल फेस बाइंडिंग करते हैं,
और सिंगल बाइंडिंग अगर करते हैं आप तो क्या होगा बच्चों, अगर किसी भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर सिंगल फेस सप्लाई देते हैं तो उसमें एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। किसी भी कॉइल में, अपने सिंगल फेस कॉइल में दिया तो एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी जो भी किसी भी रोटर को घुमा नहीं सकती, यानी वो जो सिंक्रोनस स्पीड से फ्लक्स नहीं घूमेगा। लेकिन बच्चों एक चीज और समझिएगा, अगर 3 फेस सप्लाई अब किसी को देते हैं, 3 फेस सप्लाई अगर किसी कॉइल में अपने 3 फेस सप्लाई दिया, ठीक है, और उसमें 3 फेस बाइंडिंग देखो करा के रखे हैं, तो बच्चों क्या हुआ कि वहां पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। रोटेटिंग अगर 3 फेस बाइंडिंग की गई है और उसमें 3 फेस बच्चों सप्लाई दिए हो तो उसमें क्या होता है, एक घूर्णन यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ाया था कि बताया था कि जैसे हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती थी तो बच्चों यहाँ पे स्टेटर पे हम 3 फेस सप्लाई देते थे। याद होगा आपको कि हम क्या करते थे, RYB यानी इस पे 3 फेस सप्लाई देते थे तो NS से घूमने वाला एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता था, NS से घूमने, सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाला। ठीक है बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाला एक क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता था। तो वो जो एयर गैप को पार करके रोटर कंडक्टर द्वारा कट होकर रोटर पे एक MMF उत्पन्न होता था और वो MMF के कारण बच्चों रोटर पे क्या होता था, उस अगर MMF के कारण रोटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता था, जो भी बच्चों फील्ड बनता था वो उसके अनुसार इस पे करंट फ्लो होने लगती थी। और वो करंट, अब फैराडे का नियम कहता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है और उस पर एक टार्क कार्य करने लगता था और रोटर घूमने लगता था जिस दिशा में ये मेरा फ्लक्स घूम रहा था, स्टेटर का फ्लक्स घूम रहा था सिंक्रोनस स्पीड से। ये सब बातें हमने 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में बात किया था। यहाँ पे बच्चों ऐसा नहीं होता, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में अगर सिंगल फेस सप्लाई दे रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो कि किसी भी मोटर के रोटर को घुमा नहीं सकता जब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं उत्पन्न होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि स्प्लिट फेज करते हैं, जो फेज को हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। देखिए जो फेज है उसको 2 पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं, बांटते हैं। जो बच्चों नेट रिजल्टेंट फ्लक्स है, हमें एक रिजल्टेंट फ्लक्स चाहिए जिसपे हमारी बच्चों क्या है 3 फेस इंडक्शन मोटर है, सॉरी सिंगल फेस बच्चों इंडक्शन मोटर आपकी जो है वो क्या करे कि सेल्फ स्टार्ट हो सके, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को भी हम सेल्फ स्टार्ट बना सकें। आई बात बच्चों समझ में? तो देखिए 2 टाइप्स की बैंडिंग करते हैं इसमें। ये मान लीजिए हमारा रोटर होता है, समझिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए मेरा रोटर होता है और ये हम 2 टाइप्स की बाइंडिंग करते हैं। एक बाइंडिंग को बोलते हैं मेन बाइंडिंग और दूसरी बाइंडिंग बच्चों होती है हमारी प्राइमरी बाइंडिंग, जिसको ऑक्सिलरी बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। इन दोनों बाइंडिंग्स जो होती हैं बच्चों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखी जाती हैं। यानी ये जो दोनों बाइंडिंग की गई हैं, मेन बाइंडिंग अगर मान लीजिए हम मानते हैं मेन बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग और मेन बाइंडिंग में बच्चों कितने का हमें डिफरेंस रखना होता है, हमें रखना होता है बच्चों 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रखना होता है, फेज डिफरेंस रखना होता है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए, जिस तरह से 3 फेस इंडक्शन मोटर में जब हम बाइंडिंग कर रहे थे तो 3 फेस बाइंडिंग में 120 डिग्री पे की जाती थी बाइंडिंग। कुछ ऐसा आपको याद होगा कि जब 3 फेस इंडक्शन मोटर में अगर हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कुछ इस तरह से मैग्नेटिक लाइनें बनती थी, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, उसके रोटर्स 120 डिग्री पे बनते थे। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह दिखाया जाता था, इस तरह से होते थे 120 डिग्री पे। ठीक है, आपके साइड ये जो कंडक्टर्स होते थे कुछ इस तरह से होते थे, इस तरह से। ठीक है, तो 120 डिग्री पे हम करते थे और 120 डिग्री पे करने का मेन रीजन था हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था जो कि मोटर को हमारे सेल्फ स्टार्ट बच्चों बना सके। तो ये बातें समझा। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, लेकिन उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जा सकता है स्प्लिट करके, यानी मोटर्स को डबल बाइंडिंग करके। डबल बाइंडिंग का मतलब होता है दोनों बाइंडिंग को, एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग और एक मेन बाइंडिंग, जिसको रनिंग बाइंडिंग के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो रनिंग बाइंडिंग और प्राइमरी बाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट करके हम रख दें तो यहाँ पे बच्चों हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम रोटर को किस दिशा में घुमाया जाए। देखो मोटर को अगर आपका पंखा है, फैन, अगर आपने क्या किया बच्चों, जिस दिशा में उसको मूव करा देंगे बच्चों आपका रोटर उसी दिशा में मूव करने लगता है। पंखे को अगर कंडेंसर खराब है, देखिए कंडेंसर क्या करता है, उसको फॉरवर्ड टार्क देता है। फॉरवर्ड टार्क पढ़ेंगे, बैकवर्ड टार्क पढ़ेंगे, 2 कंडीशंस। तो फॉरवर्ड कंडीशन ये समझिए कि आपने जो जिस दिशा में घुमाया वो फॉरवर्ड कंडीशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो बैकवर्ड टार्क मिल रहा है उसको। तो फॉरवर्ड टार्क बच्चों कहने का मतलब ये है
कि जब आप फैन को घुमा दीजिए हाथ से, उसमें कंडेंसर नहीं है तो फॉरवर्ड टार्क देगा और पंखा हमारा घूमने लगेगा, ठीक है। लेकिन वही बोलते हैं ना कि अगर पंखे को उल्टा घुमाना तो उसका कनेक्शन चेंज कर दो, तो हमारा पंखा अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करने लगता है। तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है और एक एक करके देखना है कि कैपेसिटर स्टार्ट। उससे पहले जो हमने फेरासिस सिद्धांत बताया यानी डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, ये 5 नंबर की आती है बच्चों के। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है? डबल रिवॉल्विंग थ्योरी यही कहती है कि जो भी हमारा फ्लक्स है, जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना, यानी जो रिजल्टेंट फ्लक्स दो पार्ट्स में ब्रेक करके हमें एक रिजल्टेंट फ्लक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जल्दी से आप इसको नोट करें और हम देखेंगे बच्चों डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में, ठीक है बच्चों। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बच्चों हमारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि डबल रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है और इस कंडीशंस को हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम कंडीशंस देखेंगे तो चलिए हम इसको रफ करते हैं और आगे हम देखते हैं कि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है उसको कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। और उसमें हमारी डबल रिवॉल्विंग थ्योरी का क्या रोल है। क्यों बच्चों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्यों टार्क, क्योंकि देखिए सिंगल फेस बाइंडिंग कर रहे हैं, सिंगल फेस सप्लाई दे रहे हैं, तो जितना पॉजिटिव साइकिल में टार्क बन रहा है उतना नेगेटिव साइकिल में बैकवर्ड और फॉरवर्ड टार्क बच्चों नेट टार्क बिल भी जीरो हो जा रहा है, नेट फ्लक्स बिल भी जीरो हो जा रहा है, सो दैट हमारी मोटर घूम नहीं पाएगी ना। तो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमने क्या किया, फेरासिस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी मशीन को बच्चों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को कोई भी सप्लाई दिया तो जो फ्लक्स उसमें आएगा मैक्सिमम फ्लक्स दो पार्ट्स में टूट जाएगा, 5m/2 5m/2 अलग अलग पार्ट्स में। तो यही इन्होंने बताया था, फेरासिस साहब ने, इसको बोला गया डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में कि डबल रिवॉल्विंग थ्योरी हमारी कहती क्या है। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक बच्चों, हम बात कर रहे हैं डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के अनुसार बच्चों अगर देखा जाए तो क्या होता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को दो मैग्नेटिक फील्ड्स में तोड़ दिया जाता है, मतलब अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है बच्चों। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है यानी उसको अगर मान लीजिए कि हमारा एक कंडीशंस बनाते हैं, ठीक है, इस तरह समझते हैं, ये मान लीजिए φm मैक्सिमम फ्लक्स है, तो बच्चों इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कंडीशन से ये दिखाते हैं, ये φm/2 ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया, φm/2 यानी इधर फॉरवर्ड और इधर बैकवर्ड कर दिया हमने, बैकवर्ड फॉरवर्ड फ्लक्स बैकवर्ड फ्लक्स, मतलब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस कंडीशन में देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद अगर कंडीशंस की बात करें तो हमारा सेकंड कंडीशन देखिएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स हमें चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें बच्चों कुछ टाइम के बाद, ये तो उस कंडीशन की बात है जब हमारा उसी के पैरेलल में है, लेकिन सपोज कर लो हमारा जब ये यहाँ पे पहुँच गया और ये कंडीशन देखिए, ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स φm दिखाया गया है और ये φm/2 और ये φm/2, ठीक है, यानी ये दिखाया गया है जो मैक्सिमम फ्लक्स बच्चों है आपका, यानी डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि फेरासिस साहब ने कहा था कि जब कोई थ्री सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स होता है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के अनुसार दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया जाता है, मतलब दो भागों में बढ़ जाता है, φm/2 अगर बच्चों इनका अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट आप निकालेंगे यानी φr मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करेंगे, तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा, उसके अनुसार आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखो बच्चे यहाँ पे कंडीशंस की बात करें कि अगर एक हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर अगर कोई है, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें कि अगर कोई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है तो उसके लिए डबल रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के अनुसार मैंने देखा मैक्सिमम फ्लक्स टू पार्ट्स में टूट गया, φm/2 टू अलग अलग पार्ट्स में टूट गया है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे कि जो ये मान लेते हैं कि थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट पे है, प्लस थीटा और ये कितना है बच्चों माइनस थीटा डिस्प्लेसमेंट पे, दोनों हैं कंडीशंस पे, ठीक है। तो हम इसको देखना चाहते हैं कि कितना टोटल हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, यानी φr की बात करें रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, क्योंकि एक हमको रिजल्टेंट फ्लक्स चाहिए जो बैकवर्ड फ्लक्स और दूसरा हमारा क्या है बच्चों फॉरवर्ड फ्लक्स और बैकवर्ड फ्लक्स के रिजल्ट हो, दोनों का एक रिजल्टेंट फ्लक्स हो, उस पर हमारी मशीन जो बच्चों चलने वाली है, जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक
इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, हम मान लेते हैं ओ ए बी, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे डी मान लीजिए या सी मान लीजिए, कोई पॉइंट्स मान सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर देखा जाए, आपने समांतर चतुर्भुज के नियम पढ़े होंगे एक, तो उसमें एक फार्मूला आपको बताया जाता है कि अगर हमें यहाँ से OC चाहिए, अगर हमें पूरा OC चाहिए, तो अंडर रूट में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर सम का, तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस 2 OA OB, मतलब अगर इसको PQ माने तो PQ इंटू कॉस थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा, याद आ रहा होगा, जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम वेक्टर जब आपको पढ़ाया जाता था, जैसे बताते थे P बल है और ये मेरा Q बल लग रहा है और इसका रिजल्टेंट परिणामी R बताओ कितना है रिजल्टेंट, तो आप बताते कि R बराबर अंडर रूट में, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में बचपन में मतलब कि थोड़ा पहले क्लास में, फर्स्ट ईयर में, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, ठीक है बच्चों, कॉस थीटा। ये फार्मूला आपने मैग्नीट्यूड निकालने, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला होता है। जब दो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे फोर्स लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा बच्चों, रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना आएगा, इस फार्मूले पे हमको रखना है, ठीक है बच्चों। तो अगर देखा जाए यहाँ पे OC निकालना है हमें, OC जो ये रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा कितना आएगा इन दोनों का, तो OC अगर हमें बच्चों फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं OA का स्क्वायर अंडर रूट में OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू OB इंटू कॉस 2 थीटा। अच्छा बच्चों, यहाँ 2 थीटा क्यों लिखा, बिकॉज अब देखो थीटा थीटा टोटल हमारा 2 थीटा बनता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया टोटल थीटा कितना हो गया 2 थीटा। अगर हम OC बराबर यहाँ से देखें तो ये बच्चों हमारा क्या है, 5m/2 का होल स्क्वायर प्लस 5m/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 5m/2 इंटू 5m/2 इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये कंडीशंस आ जाएगी बच्चों, तो OC बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम OC बराबर यहाँ पे फाइंड करना चाहेंगे बच्चों, तो बच्चों अगर यहाँ से हम OC को निकालें तो अब देखिए कि ये टर्म हमारा यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से बच जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 5m/4, 5m का स्क्वायर बाई 4 प्लस 5m का स्क्वायर बाई 4, ठीक है बच्चों, प्लस ये आपका आ गया कितना, आपका यहाँ से बच्चों होगा 2 5m का स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 5m का स्क्वायर बाई 2 इंटू बच्चों, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा, कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से OC जो हम OC या रिजल्टेंट फ्लक्स आप लिख सकते हो, φR भी लिख सकते हो आप बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 5m आपको लग रहा होगा कॉमन है, और मैं 5m को अगर हम बाहर ले लें, अब बाहर नहीं लेते तो आप ऐसा कर सकते हो कि बराबर दिस इक्वल टू, ठीक है बच्चों, 5m/2 अगर मैं अंदर कॉमन ले लूँ तो कुछ मिला जाके अगर स्क्वायर यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस, और कॉस 2 थीटा का फार्मूला रखिए, यानी कॉस 2 थीटा, देखिए कॉस 2 थीटा के बच्चों आप साइन में भी तोड़ सकते हो, कॉस में भी तोड़ सकते हो। तो अगर कॉस में तोड़ोगे साइन में तो साइन के रिस्पेक्ट में का रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, अगर कॉस में इसको तोड़ते हो तो कॉस के रिस्पेक्ट में आएगा। तो कुछ बुकों ने बच्चों इसको क्या किया है, कॉस के रिस्पेक्ट में तोड़ा है, कुछ बुकों ने इसको साइन के रिस्पेक्ट में लिखा है। तो ये बच्चों आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ध्यान दीजिएगा 2 कास स्क्वायर थीटा -1, इसको हम साइन में भी कास 2 थीटा का फार्मूला साइन के भी फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हम कॉस में अगर तोड़ें, अगर जैसी जैसी बुकें, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट वाली बुकें हैं, अलग अलग कंडीशंस दी हैं, तो बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा, यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। मतलब हम यहाँ से रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों यहाँ से देखिए कि ये अगर LCM लेंगे 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी OC बराबर देखिए तो अंडर रूट में डायरेक्ट हम अगर यहाँ से देखें कुल मिला के 5m का स्क्वायर बटे 2, ये बच्चों अंडर रूट में है आपका, और ये हो जाएगा LCM 2 कितना हो जाएगा आपका 4, ऊपर हो जाएगा 2 कट के 1 आ जाएगा, यानी कुल मिला के हम यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस, और बच्चों 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाने वाला है,
और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि कुल मिला के आपका बचेगा OC बराबर, और यहाँ से आपका बच्चों क्या आ जाएगा, रूट के बाहर ले सकते हैं इसको, तो रूट के बाहर ले सकते हैं कॉस स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं फाई एम कॉस थीटा, फाई एम कॉस थीटा। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी में रिजल्टेंट फ्लक्स निकालने के कंडीशंस को बताता है। देखिए अगर हम पूछा जाए कि डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के कारण जब अलग अलग डायरेक्शन में फ्लक्स को हमने माना था कि किसी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में फाई एम फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स माने थे, और इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था, फाई एम बाई टू, फाई एम बाई टू, दो रिवॉल्विंग फील्ड टूट जाता, दो फील्ड में बढ़ जाता है ये, फाई एम बाई टू, फाई एम बाई टू, अलग अलग मैग्नीट्यूड में ये बढ़ जाता है। तो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स अगर आपको निकालना होता है बच्चों, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होता है, और रिजल्टेंट हमारा फ्लक्स आ गया फाई एम कॉस थीटा। तो बच्चों क्या आ गया हमारा, फाई एम कॉस थीटा। मैंने बोला कि बच्चों कुछ बुकों में आपको रिजल्टेंट फ्लक्स फाई एम साइन थीटा आपको निकाल के कैंसिल किया होगा, इससे कंफ्यूजन एकदम नहीं लेना है। कुछ बुकों में कॉस फाई एम कॉस थीटा आता है, कुछ बुकों ने कंसीडर साइन को रखा है। मैंने बोला ना कि आप कॉस टू थीटा का वैल्यू किस रिस्पेक्ट में रखना चाहते हैं। साइन में अगर तोड़ के रखेंगे तो साइन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अगर कॉस को कॉस की फॉर्म में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्म में तोड़ते हैं इसको बच्चों, तो कॉस में ही आएगा। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है कि डबल रिवॉल्विंग थ्योरी का कंडीशंस आपको बच्चों दिखानी होती है और इस रिजल्टेंट फ्लक्स को फाइंड करना होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक एक करके सिंगल फेस मोटर्स के बारे में। तो बच्चों इसको जल्दी से आप नोट ले कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।